आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मोल अवधारणा। मोल अवधारणा जो होती है ये केमिस्ट्री का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। केमिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिकी रसायन बोला जाता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब इसमें देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है ये न्यूमेरिकल पॉइंट होता है, और न्यूमेरिकल पॉइंट मतलब आंकिक प्रश्न जिसमें मोल अवधारणा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब मूल अवधारणा है क्या, पहले इसको आप जान लीजिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिना इसके आप जान लीजिए कि केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते। सीधी बात जान लीजिए कि केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल अवधारणा, जैसे मैथ में जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, उसी से मैथ लगता है, उसी प्रकार फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिकी रसायन में आपका मोल अवधारणा जो है गणित के जोड़ घटाव गुणा भाग के बराबर वैल्यू। तो भी टॉपिक जैसे भी हम आपको पढ़ाते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डिस्कशन सेक्शन में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मोल अवधारणा, आखिर मोल अवधारणा क्या है। स्क्रीन पे देखिए, हम इसको मार्क कर रहे हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए ये आपके टॉपिक का नाम है मोल अवधारणा, अंग्रेजी में इसको मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ओके, आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा है क्या। परिभाषा बहुत ही सरल है, आपकी स्क्रीन पर जाएगी। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप डिस्कशन सेक्शन में लिखिएगा, हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उपस्थित परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, इसकी जो संख्या है यह कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम नमूने में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है, जिसे एवोगेड्रो संख्या कहते हैं। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, ये इतना जो हम हाईलाइट किए हैं इसको हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि देखिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो आप उसको कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो भी चीजें बताई जाए ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए, गारंटी है कि वो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए, मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उपस्थित अणु हो या परमाणु हो या आयन हो। ओके, चलिए ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अणु हो, परमाणु हो या आयन हो। ओके, जैसे ये कार्बन 12 समस्थानिक, ये क्या होता है, जैसे कार्बन कई प्रकार के होते हैं। एक ठीक कार्बन 12 परमाणु भार वाला होता है, 13 वाला भी होता है, और 14 वाला भी होता है। ओके, मतलब कार्बन 12, 13 और 14 कई रूपों में ये जो है पाया जाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हमको उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, कार्बन 12 समस्थानिक select करना है। कौन सेलेक्ट करना है, कार्बन 12 समस्थानिक को हमको ले लेना है। और 13 भी होता है कार्बन, और कार्बन 14 भी होता है। मतलब कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12, 13, 14 तीनों होता है, लेकिन ज्यादातर मात्रा में हमको कार्बन 12 मिलता है। कार्बन 12 समस्थानिक ले लिया। अब इसका जानते हो कितना मात्रा लिया जाएगा, इसका जो है 12 ग्राम मान लेते हैं, जो हम मतलब मार्क कर रहे हैं, ये 12 ग्राम जो है कार्बन 12 समस्थानिक को लिया गया है। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम को ले लिया गया है। अब इसमें उपस्थित, चाहे देखिए परमाणु की संख्या हो या अणु की संख्या हो या आयन की संख्या हो, वही क्या होता है आपका एक मोल। एक बार दोबारा समझ लीजिए ताकि आपको परिभाषा पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, कार्बन 12, 12 ग्राम ले लीजिएगा, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम नमूने को ले लीजिए। अब 12 ग्राम नमूना अगर आप जब ले लेंगे, तो 12 ग्राम नमूने में जितने अणु आएंगे या जितने परमाणु आएंगे या जितने आयन की संख्या आएगी, वही आपका एक मोल होता है। अब ये जो मोल होता है इसको, अब ये संख्या होती कितनी है, यह संख्या प्रयोगात्मक रूप से 6.022 गुणे 10 की घात 23 होती है। कहीं कहीं 2 3 भी लिखा जाता है, 6.023 गुणे 10 की घात 23, और 6.022 10 गुणे 10 की घात 3, ज्यादातर यही मिलता है। ओके, इतनी होती है, प्रयोग रूप से देखा गया। इसी को हम जो है एवोगेड्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगेड्रो संख्या। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन ए से प्रदर्शित करते हैं। एन ए क्या है, एन फॉर नंबर्स, ए फॉर एवोगेड्रो, एवोगेड्रो संख्या। एक बार और हम परिभाषा बताएंगे।
आप लोग चीजों को बहुत ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि समझना ही यहाँ पे आपके लिए जरूरी है। अगर चीजों को आप समझे रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आईआईटी जेई और नीट के क्वेश्चन को जब हम कराएंगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चन कर ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन तय है। ओके। अच्छा, मोल क्या कहते हैं देख लीजिए। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उपस्थित परमाणु हो, अणु हो या आयन की जो संख्या है वह कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम नमूने में उपस्थित 12 ग्राम नमूने में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है। मतलब कार्बन 12 समस्थानिक का 12 ग्राम नमूना ले लीजिए, उसमें जितने परमाणु मिल जाएंगे या जितने अणु मिल जाएंगे या जितने आयन मिल जाएंगे वही आपका क्या है ये। और ये संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10 की घात 23 होती है। ओके। देखिए यहाँ पे दिखाया गया एक यानी बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23। एक मतलब एक यानी मतलब एवोगेड्रो संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एवोगेड्रो संख्या कहते हैं। ओके। चलिए ठीक है, मोल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मोल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर आपका भार बटे परमाणु भार। ओके। कभी कभी देखिए, अभी जो भी चीजें बता रहे हैं बहुत ही स्लोली मोशन में बताई जा रही हैं। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती है या आपको लगता है कि बहुत तेज बताया जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन, जो डिस्कशन सेक्शन रहेगा, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, हम उस पर विचार करेंगे और उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त करके आपका सिलेक्शन आईआईटी और नीट जैसे संस्थान में कराया जाए, ताकि आप भी जाके वहां पे अपने करियर को एक अच्छा मुकाम दें। ओके। चलिए ठीक है, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर भार बटे परमाणु भार होता है। मतलब अगर आपको परमाणु भार पता रहेगा तो आप भार में भाग कर देंगे तो आपका मोल प्राप्त हो जाएगा। देखिए केमिस्ट्री में जो भार होता है बाबू ना, इसको द्रव्यमान भी बोलते हैं। द्रव्यमान और भार, फिजिक्स में दो चीज होती है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन केमिस्ट्री में भार को ही द्रव्यमान ले लिया जाता है, कि मतलब द्रव्यमान का जो भार है वही लिया गया, मतलब द्रव्यमान का भार लिया जाएगा। जैसे 5 किलोग्राम द्रव्यमान है तो वही उसका वेट ले लिया गया, जबकि फिजिक्स कहता है F बराबर mg, ग्रेविटी से गुणा हो जाएगा, उसका मात्रक न्यूटन। तो केमिस्ट्री में आपको भार को द्रव्यमान ही समझ। ओके। क्या समझे आप? मोल बराबर भार बटे परमाणु भार, ये सूत्र लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ओके। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए आप तो यहाँ पे देखें आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है। 54 ग्राम एल्युमिनियम में जो है, 54 ग्राम एल्युमिनियम में मोल ज्ञात कीजिए। ओके। अब 54 ग्राम एल्युमिनियम में अगर आपको मोल निकालना है तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे परमाणु भार। भार कितना है बताइए? भार आपका 54 है। कितना है? 54 है। और परमाणु भार कितना है? 27 है। तो 27, 27 दूनी आपका हो जाएगा 54। इस प्रकार से आपका जो मोल है वह कितना मिल गया? 2 मिल गया। ओके। तो 54 ग्राम एल्युमिनियम में मोल अगर ज्ञात करना है तो मोल बराबर भार बटे परमाणु भार। परमाणु है तो परमाणु भार, अणु रहेगा तो अणु भार लिया जाएगा। तो 54 ग्राम एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27 होता है। तो 27 दूनी 54, मोल कितना आ गया? 2 आ गया। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लीजिए। बहुत ही अभी देखिए शून्य स्तर से आपको बताया जा रहा है। कुछ बच्चे ये सब चीजें पढ़े भी होंगे, अच्छी बात है अगर आप पढ़े। अभी इन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर अभी आपका जो आईआईटी की हम सीट देंगे, किताब देंगे, उस किताब को आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो जो बच्चे इसको पढ़े हैं वो लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एकदम शून्य स्तर से पढ़ा रहे हैं, ताकि हर बच्चे को पूरी तरीके से गाइडलाइन मिले और उसको आगे अगर किसी भी प्रकार का आईआईटी का सवाल आता है या नीट का आता है तो उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो है आप लोग पूरी तरीके से प्रयास में रहिए कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं उसको आप रेगुलर जो है अटेंड करिए। कोई डाउट हो तो डिस्कशन सेक्शन में लिखिए। ओके। नेक्स्ट पेज देखिए क्या है। 80 ग्राम कैल्शियम में जो है, 80 ग्राम कैल्शियम में जो है क्या ज्ञात करना? आपको मोल ज्ञात करना। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया था कि मोल बराबर भार बटे परमाणु भार। भार बटे क्या होता है बताइए? मोल बराबर भार बटे परमाणु भार। तो अब भार बटे परमाणु भार की अगर बात की जाएगी तो बताइए भार कितना दिया गया है? भार आपका 80 दिया है, और कैल्शियम अकेले है तो परमाणु हो जाएगा, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, 40 40, 40 दूनी 80। यहाँ पे कितना मोल आ गया? फाइनली आपका 2 मोल आ गया।
कैल्शियम का जो मोल है वह कितना आ गया 2। अगर इस टाइप का सवाल अगर आपको मिलता है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल जो है बहुत ही परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, और आपका जो हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम होगा वार्षिक, उसमें भी इस टाइप के सवाल आते हैं। तो अगर भार दिया है तो आप उसमें परमाणु भार से भाग कर देंगे तो आपको मोल पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या है, या बहुत तेज पढ़ाया जा रहा है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप ज़रूर डिस्कशन सेक्शन में लिखिए, हम उस पर विचार करेंगे और आपकी समस्या को सॉल्व करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि आप जो है एक अच्छे संस्थान में एक अच्छे रैंक के साथ एक अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बने और देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, हम हाईलाइट कर रहे हैं किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करोगे? थोड़ा सा हम इस पे टर्न लेते हैं, पहले ये जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। देखिए क्या है, परमाणु जो होता है, परमाणु का आकार जो है ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। ओके, थोड़ा सा पेज अप कर लेते हैं। परमाणु का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। और इसके बीच में जो है एक नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक। तो नाभिक जो होता है वह धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। और इस नाभिक में जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्यतम कोश में जो क्या कर लेते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो या न्यूट्रॉन हो, सबकी लोकेशन जो है केवल एक ही है। चाहे प्रोटॉन निकालिए, चाहे न्यूट्रॉन निकालिए, चाहे इलेक्ट्रॉन निकालिए, सब आपको कहाँ मिल जाएंगे? परमाणु में मिल। और परमाणु में पाया कहाँ जाएगा? प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाह्यतम कोश में पाया जाएगा, जो कि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको परमाणु परमाणु संरचना कहा जाता है, उसमें जब हम चीज़ों को पढ़ाएंगे तो आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप ज़रूर डाउट में लिखिए, हम आपकी समस्या को मतलब पूरी तरीके से हल करने का प्रयास करें। ओके, चलिए ठीक है। आपने क्या जाना? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन धनावेशित होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये भी नाभिक में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जो कि नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उसमें चक्कर लगता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये मिलेगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई आपसे पूछ लिया कि आखिर परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है, आप बहुत ही आसान तरीके से बता दीजिएगा कि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक है, ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है। अगर धनावेशित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चला आएगा। तो अगर इन फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसको जेड से पढ़। अब प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। तो इन फाइनली आप क्या कह सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक। मतलब परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन फाइनली आपने क्या रिजल्ट पाया? ये रिजल्ट आपने ये पाया कि E बराबर P बराबर Z, देन यू कैन से इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक। याद कर लीजिएगा, इसका भी उपयोग पड़ेगा आपकी संख्या ज्ञात करना। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे परमाणु भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए अब परमाणु भार क्या होता है, इसको आप लोग जानते हैं। परमाणु भार, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है?
परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, जिसको हम नाभिक पदार्थ बोलते हैं। और नाभिक में जो है आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, परमाणु भार को हम ए से दिखाते हैं, ए मतलब एटॉमिक मास। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। और परमाणु भार जो है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। इसको ए से दिखाते हैं। एक बार दोबारा अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि परमाणु भार किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही परमाणु भार कहलाता है। ए बराबर पी प्लस एन। देन यू कैन से इन फाइनली, आपने क्या पाया, आपने दो सूत्र पाया, ई बराबर पी बराबर जेड और ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर क्या, ए बराबर पी प्लस एन। इसका मतलब ये है एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होगा। अच्छा चलिए ठीक है, इन दोनों सूत्रों का अब उपयोग हम सवाल में करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सवाल है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, बहुत ही आसान। अगर इस टाइप सवाल आता है आप लोग कर ले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड। देखिए इसको थोड़ा सा आसानी से देखिए, नीचे जो लिखा रहता है, नीचे जो बाबू लिखा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक। थोड़ा सा हम स्पेस लेके हम बता देते हैं कैसे है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अब ये तत्व है, तत्व कौन सा है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 23 है। कितना है, 23। परमाणु क्रमांक 11, सॉरी थोड़ा सा पेज सेटअप कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और परमाणु भार कितना है, 23। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये यक्स, यक्स क्या है, तत्व है। यक्स क्या है, ये तत्व है। ओके, और जो नीचे लिखा रहता है वो जेड है। और जेड आप जानते हो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और ऊपर क्या होता है, ए क्या होता है, परमाणु भार होता है। याद कर लीजिएगा, जेड क्या है, जेड परमाणु क्रमांक है, और ए क्या है, परमाणु भार है। ओके, तो चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे 11 जो है ये नीचे तत्व, ये परमाणु क्रमांक है। आप जानते हो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, बराबर कितना हो जाएगा, 11। मतलब परमाणु क्रमांक जो है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, और यह संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 11। अच्छा, ये क्या है, ये परमाणु भार है। तो परमाणु भार आपका कितना हो जाएगा, 23, मतलब 23। अब 23, ए को क्या लिख सकते हो आप, ए बराबर पी प्लस एन। ए का मान बताओ कितना दिया, 23। और पी का मान कितना, पी का मान 11 है। तो यहाँ पे अगर आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन आपका 23 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो इन फाइनली आपने आंसर क्या पाया, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन कितना, 11, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12। देखिए ये जो तरीका आपको बताया गया है, ये आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में आता है। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे। अब आपको किस परीक्षा में बैठना, आपको नीट में बैठना है। किस में बैठना, नीट में, या आईआईटी जेई में बैठना है। जानते हैं आई नीट जो होता है, ये आपको इतना मौका नहीं देगा, इतना समय आपके पास नहीं रहेगा कि आप इतना लिख सकें, और इतना ज़्यादा लिखने के बाद आप आंसर ले आए। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम समय रहे। जानते हैं नीट में जो है 180 क्वेश्चन आता है, 180 क्वेश्चन आता है, 3 घंटे का समय, 3 छक 18, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, मतलब कितना मिनट मिला, 1 मिनट। अब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। आईआईटी जेईई मेंस जो है, आईआईटी जेईई मेंस आपको 90 क्वेश्चन देता है। कितने समय में, 3 घंटे में, 3 छक 18, 90 1 90, 90 दूनी 28, 118, मतलब 90 दूनी 180, मतलब 2 मिनट एक क्वेश्चन पे ये देगा। अब बताइए आईआईटी जेईई मेंस आपको 2 मिनट दे रहा है, नीट कितना दे रहा है, 1 मिनट दे रहा है। तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा वहां पे कि आप इतना ब्यौरा लिख सके। आपको आंसर अगर वह 1 मिनट ले रहा है और 2 मिनट ले रहा है, तो हम कह रहे हैं आप 10 सेकेंड, आप 10 सेकेंड में लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन एक अच्छे रैंक के साथ होगा, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और एक अच्छा ब्रांच मिले, ताकि आप एक अच्छे एम्स से पढ़ के अच्छे डॉक्टर बने, और आईआईटी से पढ़ के एक अच्छे इंजीनियर बने, ताकि आपका भी एक आगे का जो करियर है एक बेस्ट करियर बन सके। ये यहाँ पे समय का सबसे बड़ा फंड है, और उस समय को हम मेंटेन करना बताएंगे। बस केवल आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है। कोई भी समस्या होती है तो आप डिस्कशन सेक्शन में लिखिए, हम उसको बताने के लिए हर टाइम आपके लिए आपके साथ तैयार हैं, और आपकी समस्या को सॉल्व करें।
चलिए ठीक, आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में क्या कह रहा है, ये है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम दोबारा लिख लेते हैं प्रश्न को। ये सोडियम है, ये 11 से 23, कुछ नहीं करना है। तो हमें आपके पास कम रहेगा, बहुत ही आसान है। नीचे क्या होता है, जेड है, जेड बराबर पी बराबर ई। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। और कभी भी अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप परमाणु भार से प्रोटॉन को घटा दीजिए। परमाणु भार कितना, 23, और प्रोटॉन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इन फाइनली आपने सीखा क्या, कभी भी जो नीचे लिखा रहेगा परमाणु क्रमांक, वही आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन निकालना है तो सीधे आप परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए। 23 - 11 = 12। देन यू कैन से दैट इज आंसर, आंसर सॉल्व। इस प्रकार से आपका आंसर जो है आराम से आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आपका हो जाएगा 11 और न्यूट्रॉन हो गया 12। कितना सेकंड लगेगा, 5 से 7 सेकंड लगेगा। ओके, चलिए ठीक है। अब इन चारों सवाल पर हम चर्चा करेंगे। समय आपको केवल 1 मिनट मिलता है। आप लोग, अगर आपको आ रहा है तो आप इन सवाल को सॉल्व कर लीजिए, अभी हम आपको आगे इसको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा है वो लोग साथ साथ में सॉल्व करें, और जिनको नहीं आ रहा है हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि दोनों कम समय में आपका अधिक से अधिक काम हो सके। हमने क्या बताया, नीचे जो रहेगा वह आपका क्या है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपका कितना आ गया, 17। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 के बराबर, मतलब ये हो गया। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन 35 - 17 = 18। मतलब न्यूट्रॉन 18 और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 17। कितना समय लगेगा, एकदम मान चलिए 3 से 4 सेकंड। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपका 4, और न्यूट्रॉन 9 - 4 = 5। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 4, और न्यूट्रॉन 9 में से 4 जाएगा 5। ओके, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक बराबर कितना, 7। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो हमने कहा था ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिएगा, आपका परमाणु न्यूट्रॉन आ जाएगा। मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर 7। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब नेक्स्ट पेज आ गया, पेज सेट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए आप लोग तो थोड़ा सा, अब यहाँ पे लास्ट वाला आप लोग आंसर ले आइए उसका। लास्ट वाला क्या कर रहा है, ये फास्फोरस वाला है। तो फास्फोरस वाला बहुत ही आसान है। फास्फोरस को पी से दिखाते हैं। तमाम देखिए, फास्फोरस पी है, तमाम बच्चे एफ कह देते हैं। एफ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पी होता है। परमाणु क्रमांक बताओ, 15 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 15। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 31 - 15 बराबर कितना हो गया, 16। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 16। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 15। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, 16। तो इन सॉल्ट आप जो है आंसर बोल सकते हैं। एक बार हम दोबारा इस सवाल को बताएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि सबके समझने की जो शैली होती है वो बराबर नहीं होती है। और हमारा प्रयास ये है कि अगर आपने हमारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो हमने आपको एंट्री दिया है, तो जाहिर सी बात है कुछ हमने सोचा होगा, देखा होगा कि हाँ आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं। सुविधाएं और आपका जो दिमाग की काम करने की विधि, वो सबका समान होता है, बस एक गाइडेंस की। पूरी गाइडेंस देंगे, पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट आपके साथ है। बस ये है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा, रेगुलर वीडियो देखिए। कोई दिक्कत हो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट को हमेशा क्लियर करने के लिए तैयार हैं। बस आप अपने मनोबल को कभी मत गिराइएगा, क्योंकि यहाँ पे देश के सबसे बड़े एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम में आपको बैठना है, जिसमें पूरे देश के बच्चे बैठते हैं। और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर बस केवल एक चीज होना चाहिए, वो है क्योंकि गाइड तो हम कर ही रहे हैं, पढ़ा तो हम रहे हैं, आप पढ़ो। पूरी 100% गारंटी है कि 100% जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी तरीके से आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में अच्छा नंबर ले आएंगे, और एक अच्छे रैंक के साथ हमारे टेस्ट में अगर आप अपनी जगह बनाते हैं तो मैं लिखित गारंटी दूंगा कि नीट और आईआईटी एग्जाम आपके बाएं हाथ का खेल है, और आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने मुहिम चलाया है। एक जान लीजिए, एक मिशन है ये। हमारा लक्ष्य यही है कि हिंदी मीडियम के बच्चे आईआईटी और नीट जैसे संस्थानों में जगह बनाएं, वो भी आगे जाएं, उनको भी मौका मिले। इसीलिए हमने ये चीज़ किया है। आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं, बस आप अपने उम्मीद और हौसले को हमेशा बरकरार रखिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होती है बेहिचक आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपके डिस्कशन सेक्शन में लिखिए। हम आपकी हर समस्या को हर एंगल से मतलब जूझने के लिए तैयार हैं, उसको समाप्त करने के लिए तैयार हैं, और हर डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपके साथ हमेशा
इसमें आप लोगों को बहुत ही मेहनत और जुनून की ज़रूरत है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है, आपको आईआईटी भी क्वालिफाई करना है, आपको एक अच्छा और एक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर बन के जो है सामने आना है, ताकि लगे कि हाँ आपने भी अपने करियर को एक अच्छा मुकाम दिया। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पे आते हैं, और आपके जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, उसको क्लियर। तमाम बच्चे इसको समझ गए होंगे, हमको लगता है जितने भी वीडियो दे रहे हैं लगभग 99% बच्चे इसको जान गए होंगे। जो 1% बच्चे हैं ना, उनके लिए हम एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। बहुत ही सरल तरीका बाबू, बस इतना जान लीजिएगा, जो नीचे लिखा रहता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और जो ऊपर लिखा होता है उसमें परमाणु भार है। परमाणु भार में से नीचे वाले को घटा दीजिएगा, आपका न्यूट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 17 माइनस 35 माइनस 17 बराबर 18, न्यूट्रॉन 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना, 4, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 4, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आपका न्यूट्रॉन आ गया। अब यहाँ देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया, और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे 14 माइनस 7, तो आपका 7 न्यूट्रॉन हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 15, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 31 माइनस 15 बराबर 16। 5 सेकंड लगा, आराम से आपका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा गया है, जो कि नोट डाल के आपके सामने रखा हुआ है, आप इसको ध्यान देखिएगा। नोट क्या है, यदि किसी परमाणु पर ऋणावेश उपस्थित हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए नोट डाल के हमने इसको अलग से रख दिया है। यदि किसी परमाणु पर ऋणावेश उपस्थित हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और उतना बढ़ते हैं जितना कि उस पर ऋणावेश उपस्थित होता है। यों धनावेश उपस्थित होता है तो धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम समझा देते हैं एक सरल भाषा में, कि अगर किसी परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और धनावेश आ जाता है तो उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आप जान लीजिए, इसका कारण जान लीजिए, और इसका क्या उपयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग को भी बता देते हैं। किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को धन से, और अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, उसको ऋण से दिखाते। ध्यान दीजिएगा, ओके, क्या किसे दिखाते हैं, ऋण से दिखाते हैं। ओके, जब जब ध्यान देना, सभी लोग क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, धनावेश, और अगर इलेक्ट्रॉन चला, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन चला गया तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन चला आया तो ऋणावेश। जैसे अगर किसी परमाणु पर 2 धनावेश आ गया तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर 2 बार ऋणावेश आ गया तो बताइए क्या होगा, 2 बार ऋणावेश हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ही धनावेश होंगे, और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। अगर चार इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4 ऋणावेश, और अगर जो है 4 बार ऋणावेश, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 बार धनावेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ओके, अगर 4 बार गया तो 4 थी, और अगर मान लीजिए 3 बार धनावेश चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 धनावेश, और अगर 3 बार इलेक्ट्रॉन चला आया तो 3 ऋणावेश। ओके, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब इसका जो हम ये नीचे सवाल के माध्यम से आपको समझा देते हैं, ताकि जिन बच्चों को नहीं आया है वो पूरी तरीके से इसको देख लें। निम्नलिखित में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताओ। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या करना है, संख्या बताना। ओके, तो चलिए ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नहीं दिया है, और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे सवाल को नहीं कर। परमाणु क्रमांक तो आप जो है 30 तक याद कर लीजिएगा, और जितने भी तत्व ज्ञात हैं, जितने भी तत्व ज्ञात है 100 प्लस जितने भी तत्व ज्ञात है 118 तक, गारंटी हमारी है कि 30 सेकंड नहीं लगेगा। आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा आवर साड़ी में, जिससे आप संपूर्ण तत्वों की परमाणु क्रमांक को केवल 5 से 7 सेकंड में निकाल, 5 से 7 सेकंड तक, लेकिन 30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। अब परमाणु भार तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। ओके, क्लोरीन की बात करेंगे। ओके,
अब क्लोरीन की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब परमाणु भार देखिए होता है 35.5, लेकिन ये औसत परमाणु भार होता है। क्या होता है? औसत परमाणु भार। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन जो है यह 35 में भी पाया जाता है और क्लोरीन 37 में भी पाया जाता है। और जब इन दोनों का हम औसत लेते हैं तो हमको औसत परमाणु भार मिलता है। क्या मिलता है? औसत परमाणु भार, जो कि 35.5 होता है। किसी भी तत्व का परमाणु भार कभी दशमलव में नहीं होता है। और ये जो परमाणु भार हम पढ़ते हैं यह औसत परमाणु भार है, ना कि ओरिजिनल परमाणु, मतलब यह औसत एवरेज एटॉमिक मास को हम पढ़ते हैं। ओके, उसी को उसी से ही अध्ययन करके इसको निकाला जाए। ज्यादा मात्रा में क्लोरीन 35 पाया जाता है, इसलिए क्लोरीन 35 को ही यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, थोड़ा इरेज करके हम पेज को थोड़ा खाली कर लेते हैं। ध्यान देना सभी लोग। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्लोरीन 35 है। क्लोरीन कितना है? 35 है। ओके, अब क्लोरीन 35 है। अब क्लोरीन 35 के लिए देखा जाए अगर यहाँ पे 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा पेज सेटअप कर लें। पेज सेटअप में थोड़ी से 1 से 2 मिनट लग सकता है। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी कुछ पेज में समस्या आ गई है, तो अभी बहरहाल आप लोग यहीं तक देखिए। अभी नेक्स्ट जो भी है यहाँ तक आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी हम यहाँ बता देंगे निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात होगी। यहाँ तक तो हमने बता ही दिया है। अब ये जो क्लोरीन वाली मैटर है, इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप जो है जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम पूरी तरीके से जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, हाँ, पेज सही हो गया है। अब देख लीजिए सभी लोग, इसी वक्त इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, थोड़ी सी क्या है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बहरहाल अब सही कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा सभी। क्लोरीन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा पहले पेज इरेज कर देते हैं और इरेज करके जो इसको सही कर लेते हैं। ओके, जो भी परेशानी थी उसको सही कर लिया गया। ओके, देखिए क्लोरीन जो हमने क्या बताया है, क्लोरीन 17 होता है, परमाणु भार 35.5। 35.5 ये परमाणु भार नहीं बल्कि औसत परमाणु भार होता है। और औसत परमाणु भार को जो है नहीं लिया जाता है, बल्कि हम जो है इसके समस्थानिक को लेते हैं। यहाँ पे 35 लेते हैं। 0.5 आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी दशमलव में नहीं होती, प्रोटॉन की संख्या कभी दशमलव में नहीं होती, न्यूट्रॉन की संख्या कभी दशमलव में नहीं होती। जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन नाम सुने हो, 3.25 इलेक्ट्रॉन नाम सुने हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन नाम सुने हो, नहीं होगी। इसीलिए जो है इसका हम समस्थानिक लेते हैं, औसत परमाणु भार नहीं लेते। अगर कोई पूछ लिया कि 35.5 क्यों नहीं लिया, अगर बता दीजिएगा कि क्लोरीन का जो है परमाणु भार 35.5 नहीं बल्कि औसत परमाणु भार 35.5 होता है। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक ठीक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। इन दोनों का जब औसत लिया जाता है तो हमको 35.5 मिलता है। वह 35.5 औसत परमाणु भार। यहाँ पे हमको ये लेना है। तो बताओ बाबू, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती? 17 आती। प्रोटॉन की संख्या कितनी आती? 17 आती। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आती? 35 माइनस 17 बराबर 18। तो देखिए क्या बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित, यह नहीं बदलेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन आए चाहे जाए। क्योंकि ये नाभिक में होता है, नाभिक से ये नहीं, केवल धनायन और ऋणायन से इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर ऋणायन आ गया है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, और अगर धनायन आएगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बताइए बाबू, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बार। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। अब अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बताइए, ऑक्सीजन में टोटल जो है, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, और ये कितना होता है? 16। तो इसके इसमें प्रोटॉन कितने हुए? 8 हुआ। और न्यूट्रॉन कितने हुए? 16 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए आप, तो
यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो अपरिवर्तित है। क्यों अपरिवर्तित है? क्योंकि आपने देख लिया उसको, क्या देखा कि न्यूट्रॉन जो होता है वह ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है, आप पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो आपका आठ, आठ क्या है? प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन निकालना होगा, 16 माइनस 8 बराबर 8। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऋण 2 लगा हुआ है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन तो नियम से कितना आता? 8 आता, लेकिन 2 बार ऋण लगने के कारण इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ना मिलकर बल्कि कितनी मिल जाएगी? 10। 8 दूई 10। दोबारा सुन लीजिए, इसमें प्रोटॉन 8 आएगा और न्यूट्रॉन कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि परमाणु 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है, 16 में से 8 जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें जो है ऑक्सीजन में 8 होती है, और अगर यहाँ पे 2 बार ऋण लग गया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, एल्युमिनियम प्लस 3। एल्युमिनियम जानते हो, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 और परमाणु भार 27। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बात आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? नियम से तो 13 होते, लेकिन 3 बार प्लस लग गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे? और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बचेगी। कितनी बचेगी? 10। और प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन आपका 13 होगा और न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 बराबर 14। 27 में से 13 घटाएंगे तो आपको न्यूट्रॉन जो है कितना हो जाएगा? 14 मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, 27 माइनस 13 बराबर 14। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? न्यूट्रॉन आपका 14 आ गया, इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10 आ गया। और प्रोटॉन अगर देखा जाए तो प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अच्छा फ्लोरीन वाला आप लोग बताइए, थोड़ा सा पेज इरेज करके कुछ खाली कर लेते हैं, जगह बहुत ज्यादा हो गई है, ध्यान देना। तो इरेज कर लेते हैं, अब ध्यान देना सभी लोग। बताइए, अब आप लोग लगाइए, फ्लोरीन का लगाइए। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो उठा लीजिए, लगाइए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका दिमाग चलेगा, जब दिमाग चलेगा तभी सिलेक्शन अच्छे अच्छे नंबर से एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन। सिलेक्शन तो हम सबका करवा देंगे, पूरा विश्वास और उम्मीद है, बस केवल आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, टेस्ट दीजिए, होमवर्क करिए, होमवर्क भी दिया जाएगा, करिए और एक अच्छा परफॉर्मेंस करिए। लिखित गारंटी है, अगर आप हमारे टेस्ट में नंबर ले आएंगे तो आप जेईई मेंस में भी ले आएंगे और नीट जैसे संस्थान भी अच्छा नंबर ले आएंगे। ओके, फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। और ये कितना होता है? परमाणु भार इसका कितना होता है? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, और फिर परमाणु क्रमांक 9 दूनी 18, 1 19 होता है, मतलब 18 दशमलव कुछ करके होता है, हम 19 ले लेते हैं। ओके, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन तो नियम से 9 होता है, इलेक्ट्रॉन नियम से कितना आता? 9 आता, लेकिन एक चीज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। इसका परमाणु भार 18 दशमलव कुछ करके होता है, तो इसको हम 19 ले ले रहे हैं। ओके, एग्जैक्ट सार्थक अंक से पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9 प्लस 1 बराबर 10। अब अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपरिवर्तित है, प्रोटॉन बराबर 9 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 19 माइनस 9 बराबर 10। हम लोगों का आंसर आ गया होगा, हमको उम्मीद है, क्योंकि जो भी चीजें बताई जा रही हैं बहुत स्पष्ट बताई जा रही है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ जा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ईश्वर आपके दिमाग को पूरी तरीके से इसे एकाग्र करे रहे। अभी ये जानते हो, ये बहुत ही छोटी चीज़ें, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो देखने में बड़ी होंगी, केवल देखने में बड़ी होंगी। ऐसा तरीका बताया जाएगा, इस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा कि बड़ी चीज़ें भी आपके सामने क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। और आप कोई भी सवाल हल करने में 30 से 45 सेकंड लेंगे, और आपका कोई भी सवाल हो, मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, हम सॉल्व कराने की गारंटी लेते हैं। 30 से 45 सेकंड के बीच में आपका आंसर आपके सामने, कि आप नीट और आईआईटी जेई में जो वो समय निर्धारित करता है उस समय से पहले आप अपने एग्जाम को कर ले जाएं, और आग बाहर निकलने के बाद लगे कि हाँ हमने भी जो है 180 में 170 क्वेश्चन सही करके आए हैं, जेईई मेंस में 90 में 80 प्लस करके आए हैं, ऐसे आपके अंदर जज्बा हो। और उसके लिए हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। आप लोग रेगुलर बने रहिए, जो भी समस्या आती है, जो भी परेशानी आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस चीज को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपके साथ हम हमेशा लगे रहें, और आपके विचारों और आपके एक उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए आप निर्देशित करें, और हिंदी मीडियम के बच्चे भी एक अच्छे संस्थान में जगह बना सकें। तो चलिए ठीक है, फ्लोरीन का कितना हो गया? फ्लोरीन का जो है नियम देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन 9 आता है, लेकिन एक बार ऋण लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, 9 1 10।
प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक प्रोटॉन बराबर 9 और न्यूट्रॉन 19-9 बराबर 10। फास्फोरस का तो आप लोग निकाल ही दीजिए, क्योंकि फास्फोरस बड़ा आसान है। फास्फोरस के पीछे हम बताए थे 15 से 31। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15, प्रोटॉन कितना हो गया 15। क्यों यहाँ पे कुछ घट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। अगर यहाँ पे धनावेश होता है, एक बार धनावेश तो एक ठीक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, 14 आ जाता। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ठीक ऋणावेश होता तो एक ठीक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता, 15 एक 16 हो जाता। तो जाहिर सी बात है ये न्यूट्रल है, मतलब कोई आवेश नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 15 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 31-15 बराबर 16, मतलब इलेक्ट्रॉन 15 हो गया, प्रोटॉन भी 15 हो गया और न्यूट्रॉन भी कितना हो गया 16। कापर वाला आपका होमवर्क है, कापर आप कर लीजिएगा और करने के बाद आप जो है इसको डिस्कशन सेक्शन में आप इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। ओके, कापर, कापर में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बता दे रहे हैं। देखिए कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है। जब कापर का परमाणु क्रमांक 29 होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 29 आता। अगर 29 आता तो जाहिर सी बात है 2 बार प्लस लग गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है कि 27। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कापर में होमवर्क है, इसको करके आप डिस्कशन सेक्शन में फोटो खींच के डाल दीजिएगा, हम इसको देखेंगे और कॉपी को चेक करके आपको मार्किंग दे दी जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से पूरे मनोबल के साथ पढ़े बने रहिए, ताकि आप भी एक अच्छे करियर के साथ एक उच्च संस्थानों में, जिसमें हर बच्चे का सपना होता है कि हम भी जाएं और पढ़ें, उसमें जाने के लिए आप पूरी तरीके से अपने मार्ग, अपने लक्ष्य और अपने उत्साह के साथ लगे रहें। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा संस्थान IIT जेईई मेंस और नीट जैसे संस्थान एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके IIT और में पढ़ने का मौका आपको मिले, ताकि आप भी एक अच्छे और बड़े डॉक्टर के रूप में और अच्छे इंजीनियर के रूप में हमारे देश के सामने आए और एक बहुत अच्छे के रूप में आप जो परफॉर्मेंस दे। दैट इज ऑल, बहुत समय ना लेते हुए बस आज यहीं तक आपका पैटर्न रहेगा। आगे की वीडियो आपको क्रमानुसार मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।